हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी? सोल्यूशन की। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अगर इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपको अभी तक समझ नहीं आया है तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है? सोल्यूट की अमाउंट पर निर्भर कर रही है, या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर ये डिपेंड कर रही है। जिसमें हमने क्या पढ़ा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा कि कैसे सोल्यूट की मात्रा बढ़ाने पर जो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है सोल्यूशन में आने पर। दूसरा हमने क्या पढ़ा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। साथ ही हमने क्या कहा कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर को किस तरह से अफेक्ट करेगा? हमारा जो सोल्यूट की अमाउंट है वो, ठीक है। इतनी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, जिसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ लिया है, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो सोल्यूट ऐड किया जाता है उसके बाद, सोल्यूट को ऐड करने के बाद सॉल्वेंट को प्रॉपर सरफेस नहीं मिल पाता है वेपराइज होने के लिए, और वो वेपराइज नहीं हो पा रहा है, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? अब उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर में जितनी कमी आएगी उसको हमने क्या कहा था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा था। और वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर रिलेटिवली, यानी हम किसी के सापेक्ष देखेंगे, तो किसके सापेक्ष में देखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम P0A कह रहे थे, ठीक है, उसके सापेक्ष में देखेंगे, और उसके सापेक्ष देखने पर हमें क्या मिल जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा, जिसको हमने XB माना था, या चाय भी जिसे हम कह रहे थे, जिसकी हमने वैल्यू निकाली थी। और साथ ही फिर हमने क्या कहा था कि इससे हम मोलर मास, सोल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सोल्यूशन में वो कौन सा सोल्यूट है, लेकिन हम उसका मोलर मास बता सकते हैं कि उस सोल्यूट का मोलर मास इतना होगा, वो हमने कैलकुलेट किया था। हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अपने लास्ट सेशन में पढ़ा, जहां पर हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा या वेपर बनाएगा, ठीक है। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। क्या कहा? कि टेम्परेचर देने पर हम क्या पाएंगे कि एक टेम्परेचर ऐसा आया जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। किसका? उस लिक्विड का जिसके लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। हमने वाटर का एग्जांपल लिया, हमने वाटर को हीट किया और क्या देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ? पानी का जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस या हम क्या कह रहे थे? 373 केल्विन क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। किसका? पानी का। ओके। फिर हमने क्या किया था? पानी में सोल्यूट ऐड किया, यानी विले कोई सॉल्ट ऐड किया, और हमने क्या देखा कि वो सॉल्ट नॉन वॉलेटाइल लिया है हमने, और उसको ऐड करने के बाद क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस था पानी का, अब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा, यानी जो वेपर प्रेशर है पानी का अब, या उस सोल्यूशन का हम बोलेंगे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ। कब? जब 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंचा। अब हमने 100 डिग्री से ज़्यादा रेज किया टेम्परेचर, और क्या देखा कि 100 डिग्री से ऊपर जाने पर एक टेम्परेचर ऐसा मिला जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब वो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा उस सोल्यूशन का, यानी
सोल्यूशन में जब सोल्यूट आ गया, या हम बोलेंगे कि सॉल्वेंट में जब सोल्यूट ऐड किया गया है उसके बाद जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, बढ़ गया, और जितना उसमें इंक्रीज हुआ वही क्या था, एलिवेशन था, किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। ये हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। द सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हैज टू बी हीटेड। ठीक है, हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ही ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया। क्यों, क्योंकि हमारे कोर्स में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ही है, और वो किसमें, वॉलेटाइल सॉल्वेंट पे। लेकिन अगर आप वॉलेटाइल सोल्यूट की भी बात करते हैं तो वो भी आपको वैल्यू इतनी ही देगा जितनी कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट दे रहा है। ठीक है, और बार बार आपको बता रही हूँ, नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि वो कंपोनेंट वेपर्स नहीं बना रहा है और उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, हायर टेम्परेचर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, या हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया गया है, और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद क्या हुआ, अब हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, और ज़्यादा तापमान देने पर क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा पूरे सोल्यूशन का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो वो जैसे हमने वाटर का केस लिया तो उसमें 100 डिग्री से ऊपर चला गया था। ठीक है, तो जितना ऊपर गया वही क्या है, चेंज है, या हम क्या कहेंगे, एलिवेशन है, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। ओके, hence the boiling point of the solution is higher than that of the pure solvent। प्योर सॉल्वेंट में जितना बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था अब वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, यानी जो नया आपको सोल्यूशन मिला है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। और ये कब हुआ, जब आपने सोल्यूट ऐड किया, वो भी कैसा, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इसका देखा था कि सॉल्वेंट ऐड किया सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में है तो इसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर, ये एक्स पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पर किसके इक्वल हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है। इस पॉइंट पर क्या हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, प्योर सॉल्वेंट की। ठीक है, जब उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, इस एक्स पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे, आपने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर ले रहे हैं। ओके, तो इस यहाँ पर टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, TB0 हो जाएगा, यानी आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है वो क्या है, इज इक्वल टू TB0। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस सॉल्वेंट में हमने सोल्यूट ऐड कर दिया है, सोल्यूट ऐड किया हमने, सोल्यूट ऐड करने के बाद वो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया है। और इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अब हम नोट करेंगे कि हमको किस पॉइंट पर ये जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो इक्वल हो रहा है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो कहाँ पर आगे, इस वाई पॉइंट पर आकर हम क्या देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके इक्वल हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब सॉल्वेंट नहीं है, अब सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट भी है तो हम सोल्यूशन बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, TB है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, दैट इज TB। ओके, ये TB हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एलिवेशन निकालना है, यानी चेंज कितना हुआ है। ओके, और जब भी चेंज वर्ड आता है तो हम उसको किससे शो करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा जहां पर भी होगा तो आप चेंज यानी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यहां पर हम डिफरेंस निकालेंगे किसमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो सोल्यूशन का अब बॉइलिंग पॉइंट आया है उसमें से आप सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और हमें पता है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है,
टीबी है, तो ये जो चेंज आया है इसको क्या कहेंगे, एलिवेशन कहेंगे, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज टीबी, ओके, माइनस चेंज मतलब माइनस कर रहे हैं आप, अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज टीबी नॉट, ओके। ये आपका क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा कि कितना एलिवेट हुआ है या कितना उसमें चेंज आया है, ओके। इतना हमने पढ़ लिया था, ये हमारा आ गया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द अबव इक्वेशन इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सोल्यूशन। हमने क्या कहा था कि एक्सपेरिमेंटली ये बता रहे हैं कि जितना चेंज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट पे या एलिवेशन जितना हुआ है वो किस पर डिपेंड करता है या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। ऑब्वियसली, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अर्थ ही यही है कि वो किस पर निर्भर कर रहा है, विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। तो जितना चेंज आया टेम्परेचर पर वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, किस पर निर्भर करेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दी सोल्यूट, सोल्यूट की मोलर कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा Kb, ओके। और यही क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, या आप इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह सकते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट आप इसको कह सकते हैं। और इस इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट K की यूनिट होती है, Kb की यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल, ओके। केल्विन किलोग्राम पर मोल क्या है, इसकी यूनिट है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की, या आप क्या बोल रहे हैं इसे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो इतना हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप एलिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन बोलते हैं, उन्नयन, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक का उन्नयन करके आपकी हेडिंग होगी बुक में। तो ये हमने समझ लिया था, यहाँ से हमें इक्वेशन एक ये मिली इक्वेशन 1 और एक ये मिली इक्वेशन 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें पता है if WB gram of solute of molar mass MB is dissolved in WA gram of solvent, then molality of solution is, क्या कहा गया है कि अगर WB ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मात्रा कितनी है दी हुई, WB ग्राम है, ऑफ मोलर मास MB, क्या है उसका, सोल्यूट का मोलर मास है ये MB, जो भी सोल्यूट है वो, डिसॉल्विंग, इसको किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, WA ग्राम दी गई है, देन मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन की मोलालिटी क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो WB अपॉन MB जो कि क्या है, ये सोल्यूट की गिवन अमाउंट है, ये क्या है, क्वांटिटी बोल सकते हो या गिवन मास बोल सकते हो, ये मोलर मास है सोल्यूट का, ये WA आपका क्या है, गिवन मास है सॉल्वेंट का, और इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 से, तो ये आपकी M की वैल्यू है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन 2, ये M की वैल्यू है और इसको सब्सटीट्यूट करना है इस इक्वेशन में, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M है, ठीक है। हमने क्या बोला, मोलर कंसंट्रेशन पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना ये चेंज या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो वही इक्वेशन है ये, इसमें M की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, M की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB एंड होल इज डिवाइडेड बाय WA अपॉन
1000। ओके, इतना आ गया। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्योंकि हमें इसको किस किस टर्म में लेना है, मोलर मास के, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इससे डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी इस फॉर्मूले से हमें मोलर मास निकालना है किसका, सोल्यूट का। हमें पता करना है कि जो सोल्यूट यहाँ डाला गया है वो क्या होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें सोल्यूट पता नहीं लगेगा, लेकिन हम उसका क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, Mb। ओके, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे और रीअरेंज करके क्या निकालेंगे, Mb की वैल्यू निकालेंगे। ओके, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसको फटाफट नोट कर। वैसे ही आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। तो Mb की वैल्यू कैसे निकल आएगी, यहाँ से ये 1000 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। Mb आपका इस साइड आ जाएगा और WA के साथ आपका क्या आ जाएगा, TB आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसको खोल लीजिए, पहले इसको खोल के कितना आएगा, WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB, यही हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इस टर्म को खोलेंगे यही होगा। ये ऊपर इसके डिवाइड में है तो नीचे चले जाएगा, और जो इसके डिवाइड में है ये ऊपर चले जाएगा। तो ये WB इंटू 1000 हो गया, ये WA इंटू क्या हो गया, MB हो गया। अब आपको इस MB की वैल्यू निकालनी है, ये KB के साथ है। ओके, MB की वैल्यू निकालनी है। यहाँ ये डिवाइड में है तो इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा MB, और TB इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA, ये हो जाएगा। और वैल्यू हमने सिर्फ किसकी निकालनी है, MB की निकालनी है। तो MB क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से MB की वैल्यू निकाल लो, मोलर मास निकाल लीजिए। MB इज इक्वल टू, ये TB इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू T। ये आपका क्या हो गया, मोलर मास डिटरमाइन हमने कर लिया। तो आप इस फॉर्मूले से सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। आपको क्या होगा, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई होगी, गिवन जो मास होगा, क्वांटिटी होगी सॉल्यूट की, वो होगी आपके पास, और सॉल्वेंट का गिवन मास आपके पास है, साथ में TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन अगर आपको बताया गया है तो वो क्या दे देगा आपको, मोलर मास निकाल कर दे देगा, किसका, सोल्यूट का। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए इसे। तो ये हमारा क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हो गया। ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी पढ़ाया था, दोबारा रिवाइज करवा दिया है। अब हमारा तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे चेंज आएगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस आपके पास है और उसका जो सॉलिड और लिक्विड फेज है, क्या कहा गया है, सॉलिड और लिक्विड फेज, और उस किसी टेम्परेचर पे अगर सॉलिड और लिक्विड फेज की वेपर प्रेशर सेम है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। या क्या कह सकते हैं हम कि अगर जिस पॉइंट पर कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। या किसी सब्सटेंस के लिए, सॉल्वेंट के लिए कोई तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां पर उसकी लिक्विड स्टेट भी मिलती है और सॉलिड स्टेट भी मिलती है, हम उसको क्या नाम दे देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट नाम दे देते हैं। ओके, तो freezing point depression refers to the lowering of the freezing point of solvent
अपॉन द एडिशन ऑफ सोल्यूट। तो हम हर बार किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं। हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, सब में हमने क्या किया, सोल्यूट ऐड किया और उसके बाद हमने चेंज देखा कि क्या चेंज आया। तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो क्या हो गया, चेंज आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन रेफर्स टू द लोअरिंग ऑफ, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक जो होगा जिस पॉइंट पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, अब डिक्रीज कर जाएगा ऑफ सॉल्वेंट, किसका, सॉल्वेंट का, अपॉन द एडिशन ऑफ सोल्यूट। यही हो रहा है, बार बार हम प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का क्या देख रहे हैं, जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देख रहे हैं और उसके बाद सोल्यूट के एडिशन के बाद देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में हमने क्या देखा, फ्रीजिंग पॉइंट देखा, देन हमने उसमें सोल्यूट ऐड किया और फिर हमने उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा। तो हमने क्या देखा कि सोल्यूट ऐड करने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया या लो हो गया, कम हो गया। ओके, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, ऑब्वियसली क्योंकि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक टाइप है दैट इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द एडेड सोल्यूट। जो किसकी मोलैलिटी पर, एडेड सोल्यूट, जितना सोल्यूट ऐड किया जा रहा है उसकी मोलैलिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक साइड हमने वेपर प्रेशर ले ली है, एक साइड हमने क्या ले लिया है, टेम्परेचर ले लिया है, ओके। और हमने क्या माना कि ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट के लिए इसका ग्राफ जा रहा है, मतलब इस टेम्परेचर पे क्या किया, इसने फ्रीज होना स्टार्ट किया, ओके। किसने, सॉल्वेंट ने, जो वो प्योर फॉर्म में था, और उसके बाद वो यहाँ पहुंचा तो इस टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ। देन हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर लिया, तो फिर सॉल्यूशन यहाँ कहीं जाके फिर आगे बढ़ा, ओके। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना हुआ, इतना हुआ। पहले इस पॉइंट पर आ रहा था, अभी इस पॉइंट पर आ रहा है, ओके। तो दो टेम्परेचर हमें मिल गए, पहले लिक्विड सॉल्वेंट का इतना था, अभी इसका इतना हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा है किसका है ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे चेंज आया वो हम इसमें देख रहे हैं। फटाफट ग्राफ बना लीजिए ये, फिर आगे पढ़ते हैं इसको। तो हमने ग्राफ से क्या देखा कि ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है ये इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट है, ओके। और फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू यहाँ इस टेम्परेचर पर हम नोट कर लेंगे, दैट इज TF0। ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो कि क्या है, TF0, ओके। देन हमने सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर लिया, सोल्यूशन बन गया। तो अब जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ है, दैट इज TF, ओके। तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट FP ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू TF, ओके। तो हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया और किसका आ गया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। दोनों आ गए तो हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा TF निकालेंगे, यानी चेंज हम बताएंगे किसमें, जो हमारा डिप्रेशन हम बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आया। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा था, सॉल्वेंट का, तो हम क्या ले लेंगे, TF0 माइनस TF, यानी सॉल्यूशन सॉल्वेंट का जितना प्योर स्टेट में क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था, उसमें से अगर हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर लेंगे तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF, ओके। इसको भी नोट कर लो फटाफट। यानी डिप्रेशन कितना हुआ, ये हुआ ना डेल्टा TF, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्वेंट का जितना फ्रीजिंग पॉइंट था उसमें से माइनस कर लेंगे सोल्यूट के फ्रीजिंग पॉइंट को, ओके। नोट कर लीजिए। तो यहां पर हमने क्या कैलकुलेट किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, इतना डिप्रेशन आया।
इसके आगे हम क्या देखेंगे अब, मोलर मास को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, किससे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने रिवाइज किया किसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, और साथ में नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी जो कि क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या हम क्या कह रहे हैं उसको, हिमांक का अवनमन कह रहे हैं। ठीक है, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई आपके डाउट्स रहते हैं तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।